नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सजान। शुरुआत हेडलाइन से। पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव वार्ता टली, आपसी सहमति से नई तारीख का ऐलान जल्द। भारत ने किया जैश ए मोहम्मद पर कार्रवाई का स्वागत। पंजाब में चढ़ा सियासी पारा, मुक्तसर में एक ही दिन में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल की रैलियां, कांग्रेस ने दिया एकजुटता का संदेश। अरुणाचल का मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के हवाले, राज्यपाल और स्पीकर की शक्तियों पर होगा फैसला। 18 जनवरी तक विधानसभा की कार्रवाई पर रोक। भारत से समझौते की समीक्षा करेगा नेपाल, 4 लोगों की समिति बनाने का प्रस्ताव। 1950 की संधि भी होगी दायरे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सिलसिलेवार धमाके, 5 आतंकियों समेत 7 की मौत। हमले के पीछे आतंकी संगठन IS का हाथ। तो आइए देखते हैं पहली खबर। पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद में कल होने वाली विदेश सचिव स्तर वार्ता टल गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पठानकोट आतंकी हमले के बाद बातचीत आपसी सहमति से टाली गई है और बहुत जल्द नई तारीखें तय की जाएंगी। भारत ने जैश ए मोहम्मद के कई आतंकियों के खिलाफ हुई कार्रवाई का जहां स्वागत किया है, वहीं पाकिस्तान ने पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड अजहर मसूद की गिरफ्तारी से इनकार किया है। पठानकोट में आतंकी हमले का असर भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर वार्ता पर पड़ा है। अब 15 जनवरी को होने वाली ये बातचीत टल गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों की सहमति से ये बातचीत टाली गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि जैश ए मोहम्मद संगठन के सरगना मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी या नजरबंदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि भारत ने पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से की गई कार्रवाई को सही दिशा में कदम बताया है कि पठानकोट घटना से जुड़े आतंकवादी तत्वों के विरुद्ध की जा रही जांच में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हमने जैश ए मोहम्मद के सदस्यों की गिरफ्तारी का भी संज्ञान लिया है। जैश ए मोहम्मद पर की गई कार्रवाई एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहला कदम है। विदेश सचिव स्तर वार्ता को टालने का फैसला पाकिस्तान की ओर से लिया गया है। ये पहली बार है कि इस बारे में पाकिस्तान ने पहल की है, जिसकी भारतीय विदेश मंत्रालय ने बाद में तस्दीक की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने हालांकि मसूद अजहर की गिरफ्तारी या उसे हिरासत में लेने की किसी भी जानकारी से इनकार किया है। I am not aware of such arrest. And as to the information provided and your question related to it, as you are aware, this was mentioned in the press release that was issued yesterday. भारत के रुख से साफ है कि पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। विकास स्वरूप ने हालांकि ये कहा कि पठानकोट पर जांच टीम अगर पाकिस्तान से आती है तो उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन ये साफ है कि जांच को लेकर दोनों देशों के NSA लगातार संपर्क में है। पाकिस्तान में बुधवार को जैश ए मोहम्मद के कई दफ्तरों को सील किया गया था और कई आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया था। पाकिस्तान ने आतंकी हमलों की जांच के लिए संयुक्त जांच टीम भी बनाई है। भारत और पाकिस्तान ने आपसी सहमति के आधार पर विदेश सचिव स्तर की वार्ता टाली है और इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान भारत से कुछ और समय लेना चाहता है भारत की मांगों को मानने के लिए। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर वार्ता टलने पर अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। बीजेपी और वाम दलों ने जहां फिर से जल्द बातचीत होने के ऐलान का स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस ने बातचीत को लेकर निर्णय में देरी और इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को मिले अधिकारों पर सवाल खड़े किए। सरकार ने पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत किया है। बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है और इस बारे में और वक्त दिया जाना ठीक है। उधर CPI ने भी वार्ता के फिर से होने की बात का स्वागत किया है। Yeah, we do believe that on the actionable intelligence which India gave to Pakistan, they have acted. They have arrested some Jaish e Mohammed activists, and we hope for more action. So they should be given time. And we have also welcomed the SIT which they have formed. Being rescheduled. It is quite
positive and it gives hope that India and Pakistan will engage themselves in a meaningful dialogue. इस बीच कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बातचीत के बारे में देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के बजाय एनएसए का फैसला लिया जाना ठीक नहीं है कि प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी कोई फैसला नहीं ले पाए क्योंकि अजीत डोभाल साहब मौजूद नहीं थे। अब ये बात साफ हो जाती है कि आखिर नीति निर्धारण कौन कर रहा है। कांग्रेस पार्टी पहले भी सरकार पर पाकिस्तान के प्रति नीतियों में भटकाव के आरोप लगाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस घटनाक्रम पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर फॉर्मर डिप्लोमेट राकेश सूद साहब हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश जी, अब जबकि सरकार और मैं कहूँ कि दोनों ओर से ऐलान हो चुका है कि ये आपसी सहमत से हुआ है, तारीखों को आगे बढ़ाने की बात है, जल्द तारीखों के ऐलान की बात भी हो रही है, लेकिन जो कार्रवाई जिसकी चर्चा लगातार पिछले मैं कहूँ कि 24-48 घंटे के दरमियान हुई है, भारत सरकार ने हालांकि कहा ज़रूर कि वो इससे संतुष्ट है और एक अच्छा कदम है, लेकिन क्या आगे की कार्रवाई जिसकी उम्मीद अब सरकार को है? देखिए कविंद्र, पहली बात तो ये है कि पिछले 24 घंटों के पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो भारत को कल काफ़ी आशा थी कि कम से कम जैश ए मोहम्मद के जो चीफ है, सरगना है अजहर मसूद, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अजहर मसूद के गिरफ्तारी की बात पहले पाकिस्तान में चली, भारत में भी आशा बनी, उसके बाद कहा गया कि उनको डिटेंशन में रखा गया है, उसके बाद कहा गया कि उनको सेफ कस्टडी में रखा गया है और उसके बाद कहा गया कि हमें पता नहीं कि अजहर मसूद कहाँ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो पहले से ही यह कहता रहा था कि हम देखते हैं कि जो वादे किए हैं पाकिस्तान ने, उन वादों को धरातल पर उतारा जाता है कि नहीं उतारा जाता है। तो जब देखा कि धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है, तब एक तरीके से कल रात में ही भारत ने निर्णय लिया और आज शाम में पहले पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, विदेश सचिव की वार्ता संभव नहीं है, और फिर भारत ने भी कहा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि दोनों देशों ने सहमति के आधार पे बिना तू मैं किए हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत की जो मांगे हैं, जो है कि धरातल पर उन चीज़ों को उतरते हुए देखना चाहता है भारत, वो उतरेगा तभी शायद विदेश सचिव के असर की बातें होंगी। और इस बीच में एनएसए एक दूसरे के संपर्क में हैं और यह देखना है जो बिटवीन द लाइन्स की बातें आ रही कि जैसे मोहम्मद के खिलाफ, सरगना के खिलाफ जो कार्रवाई होती दिखेगी, उसके बाद ही लगता है कि विदेश सचिव स्तर की वार्ता संभव हो पाएगी। जी अखिलेश, मेरे साथ राकेश सूद साहब भी हैं। राकेश जी, मेरा सीधा सवाल आपसे कि जिस तरीके की उम्मीद भारत सरकार ने की थी और जिसको बयान के जरिए मैं कहूँ कि सामने भी रखा था, एक ठोस कदम, एक कार्रवाई की बात, और अब जबकि दोनों ही पक्षों ने कहा कि सहमत से बातचीत को आगे टाला गया है, आगे की क्या उम्मीद भारत सरकार कर सकती है? देखिए, ये जो आज जो वक्तव्य जारी हुआ है और उसमें ये भी कहा गया है कि बहुत निकट भविष्य में दोनों विदेश सचिव मिलेंगे जी। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर हमको इससे ज्यादा कोई विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। बहुत निकट भविष्य का मतलब हम महीनों में नहीं गिनते हैं, बहुत निकट भविष्य का मतलब हम दिनों में गिनेंगे। हम ये भी जानते हैं कि विदेश सचिव अभी फ्रांस के राष्ट्रपति आ जाएंगे और कुछ दिनों में, 10 दिनों में, तो विदेश सचिव उसमें व्यस्त हो जाएंगे और भी उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश सचिव की भी कुछ व्यस्तताएं हो सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि अगले कुछ दिनों में, हो सकता है 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन के अंदर, मैं समझता हूं कि ये बातचीत जो है ये दोबारा से तय हो जाएगी और आगे बढ़ेगी। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि आज भी जो हमारा वक्तव्य है उसमें हमने इस बात का स्वागत किया है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो उन्होंने पहले कदम उठाए हैं, हमने कहा है ये बहुत अच्छे पहले कदम हैं। उन्होंने अगर कहा है कि हम लोग अपने यहाँ से एक इन्वेस्टिगेटिव टीम को भेजना चाहते हैं, हमने उसका भी स्वागत किया है। तो एक तरह से ये एक इवॉल्विंग, ये एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी परिस्थिति है जो अभी जिसके अंदर एक एवोल्यूशन हो रहा है। तो और जाहिर है कि दोनों तरफ इसके का ध्यान इसी के ऊपर केंद्रित है। लेकिन राकेश जी, जिस तरीके से अजहर मसूद की मैं कहूं कि टेंशन को लेकर जो खबरें आई और हालांकि उसकी पुष्टि जब ये खबरें पाकिस्तान के मीडिया से शुरू हुई जी, ये खबरें कल भी
कोई भी पाकिस्तानी स्पोक्स पर्सन या उनकी सरकार की ओर से किसी ने इस बात का दावा नहीं किया कि मसूद अजहर को अरेस्ट किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि मसूद अजहर, उनके भाई रऊफ और उनके ब्रदर इन लॉ अशफाक को हिरासत में लिया गया है, पर इस बात का कहीं किसी ऑफिशियल सोर्स से तो कोई इसका कोई हमको कोई सबूत नहीं था जी। तो और हमें लगता है कि ये हमारा मीडिया, वो पाकिस्तानी मीडिया की खबरों को लेकर शायद हम लोग कुछ ज्यादा गंभीर हो गए थे। पर ये सही है कि कुछ लोगों को, अब जैसा पाकिस्तानी मीडिया ने आज बताया, अब के कितने लोग हैं ये मुझे मालूम नहीं है, पर मुझे जाहिर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो आपस में परस्पर बातचीत कर रहे हैं, उन लोगों में आपस में ये बात हुई होगी कि कौन कौन है जिनको आज लेकिन राकेश जी, काफी सवाल हिरासत में लिया गया, जिस पर नजर होगी कि असल में भारत ने जिस तरीके का दबाव बनाया कार्रवाई को लेकर, और अब जबकि बातचीत को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द नई तारीखों का ऐलान होगा, तो उससे पहले एक जहन में सवाल उठता है कि किस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान करने जा रहा है जिसको लेकर भारत ये कहेगा कि हमें भरोसा और हम बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं दबाव शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने उनको कुछ सबूत दिए और हमने कहा कि देखिए ये ठोस सबूत हैं और ये लोग जो आतंकवादी हैं जिन्होंने पठानकोट में हमला किया है, ये लोग पाकिस्तान से आए हैं और इनको, हमारे पास ये सबूत है कि इनका जैश ए मोहम्मद के साथ लिंक है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने, अगर आप पहले देखें कुछ पिछले सालों के जो वारदात थे, उसमें हमेशा पाकिस्तान का पहला ये कहना था कि नहीं, ये पाकिस्तान के हैं ही नहीं। डिनायल मोड। अगर आप 2008 बंबई के घटना को भी देखें तो पहले तो उन्होंने वो अजमल कसब को पाकिस्तानी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जी जी। तो इसलिए अब की वैसा नहीं हुआ। तो जो हमने सबूत दिए हैं वो ज्यादा प्रभावशाली थे और पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा हम इसके ऊपर गौर करते हैं और उन्होंने उसके ऊपर। चलिए, यानी कि राकेश जी, आप ये मान रहे हैं कि हमें जिस तरीके से पाकिस्तान के कदम इसका भारत सरकार ने स्वागत किया है, उस पर और आगे बढ़ते हुए भरोसा कायम रखना चाहिए और जिस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है उसकी तरफ पाकिस्तान सरकार फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहूंगा कि एक ओपन माइंड रखना चाहिए। ओपन माइंड रखना चाहिए। सर, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन लाइन पर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अखिलेश सुमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা चलो विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। और बात पंजाब की, जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सूबे में सियासी हलचल अभी से शुरू हो गई है। मुक्तसर में माघी मेले के मौके पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरविंद केजरीवाल ने अपनी रैलियां कर चुनावी बिगुल फूंक दिया। तीनों नेताओं ने जनता से बड़े बड़े वायदे किए। राजनीतिक पार्टियों की इन रैलियों से सूबे में सियासी पारा ऊपर गया। पंजाब में विधानसभा चुनाव 2017 में होने हैं, लेकिन सियासी समर का आगाज 2016 की शुरुआत में ही हो गया। मुक्तसर में गुरुवार को सियासी रैलियों की ये तस्वीर आने वाले दिनों में राज्य में होने वाले सियासी घमासान को बयां करने के लिए काफी है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल रैली के जरिए सूबे में जनता से एक बार फिर मौका मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल राज्य में बदलाव की हुंकार भर रहे हैं। सभी के पास जनता को लुभाने के वादे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब को लेकर उम्मीदों से भरी है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के आंदोलन का असर और लोकसभा चुनाव में मिली 4 संसदीय सीटों ने पार्टी के हौसलों को बुलंद कर रखा है। केजरीवाल ने बादल परिवार को पंजाब की बदहाली का जिम्मेदार बताया। किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया और 10 साल के अंदर बादलों ने
पूरे पंजाब को बुरी तरह से चूस लिया दोस्तों। कांग्रेस की रैली में राज्य के कई बड़े नेता एक साथ मंच पर नजर आए। रैली के जरिए कांग्रेस ने पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी की, तो वहीं राज्य की जनता को बेहतर विकल्प देने का भरोसा भी दिलाया। वहीं पिछले 9 सालों से पंजाब की बागडोर संभालने वाला अकाली दल अभी भी विकास की बात करता हुआ दिखा। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर राज्य की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਛਲਾਵੜ ਸਾਰਾ ਜਲਵਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ और ਨਾ मैं कहना ਇਹਨਾਂ ਦੀ कैपेसिटी है। मुक्तसर में हुई रैलियां राज्य में चुनावी आबो हवा का रुख तो तय नहीं कर सकती, लेकिन इन्हें पंजाब चुनाव के बिगुल की शुरुआत कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अरुणाचल प्रदेश में छाए सियासी संकट के मामले में सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करेगी। कोर्ट ने कहा कि मामला राज्यपाल और स्पीकर की शक्तियों को लेकर है और इसीलिए इसे 2 जजों की खंडपीठ नहीं सुन सकती। न्यायमूर्ति GS खेहड़ और न्यायमूर्ति C नागप्पन की पीठ ने कहा है कि मामला राज्यपाल, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा है और इसीलिए इस पर बड़ी पीठ को विचार करना चाहिए। अरुणाचल विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाए गए नेबाम रेबिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 16 दिसंबर को ईटानगर के एक सामुदायिक हॉल में डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में आयोजित विधानसभा के सत्र में कांग्रेस के 14 बागी विधायकों और बीजेपी विधायकों ने रेबिया को स्पीकर पद से हटा दिया था और कांग्रेस के इन विधायकों को रेबिया ने बाद में अयोग्य करार दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए फैसले में 18 जनवरी तक विधानसभा का सत्र बुलाने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सम विषम फार्मूले के खिलाफ याचिका को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। कोर्ट ने आज कहा कि लोग प्रदूषण से मर रहे हैं और पब्लिसिटी स्टंट के करते हुए कुछ लोग इस नियम को चुनौती दे रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश DS ठाकुर की अगुवाई वाली बेंच ने याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी कारपूल कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि वो मेट्रो से फेरे बढ़ाने को कहेगा ताकि लोगों को दिक्कत न हो। दिल्ली में सम विषम नियम का कल आखिरी दिन है। दिसंबर में खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिसंबर में ये दर -0.73%, नवंबर में -1.99% थी। खाने पीने की चीज़ों में लगातार 5वें महीने तेजी दिखी है। दिसंबर में खाद्य पदार्थों की थोक महंगाई दर बढ़कर 8.17% हो गई। नवंबर में ये दर 5.2% थी। सबसे ज़्यादा दालें, प्याज और सब्जियां महंगी हुई। अगले महीने रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की समीक्षा करने वाला है और अगर ये आंकड़े ऐसे ही रहे तो ब्याज दर घटने की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। और बात नेपाल की। भारत के साथ नेपाल सभी समझौतों की समीक्षा करेगा जिसमें 1950 में हुई शांति और मित्रता की संधि भी शामिल है। नेपाल सरकार ने 4 प्रबुद्ध लोगों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है। सूचना और प्रसारण मंत्री शेरधन राय ने बताया कि कल हुई कैबिनेट बैठक में इन लोगों के नाम सामने रखे गए। अगली कैबिनेट बैठक में इस पर अब फैसला होगा। अगले महीने नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली भारत आने वाले हैं और ऐसे में इस समिति को अहम माना जा रहा है। 1950 की संधि के बाद दोनों देशों के नागरिकों के एक दूसरे के यहाँ आने पर कोई पाबंदी नहीं है और नए संविधान के खिलाफ मधेशी आंदोलन की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में पिछले कुछ महीनों से तनाव भी है। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने लगातार जीत का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। इस जोड़ी ने सिडनी इंटरनेशनल प्रतियोगिता का सेमीफाइनल जीतकर अपनी लगातार 29वीं जीत हासिल की। सानिया मार्टिना के सेमीफाइनल में रोमानिया की रालुका ओलास और कजाकिस्तान की यारोस्लावा शेडोवा को 4-6, 6-3, 10-8 से हराया। फाइनल में जगह पक्की करने के बाद इस जोड़ी की नज़र साल के दूसरे खिताब पर होगी। इससे पहले गिगी फर्नांडिस और नताशा जेरेवा के नाम लगातार 28 जीत का विश्व रिकॉर्ड है। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने बीते साल से ही बतौर जोड़ी खेलना शुरू किया था।
भारत और चीन ने सांस्कृतिक रिश्ते को नया आयाम देते हुए अनुवाद कार्यक्रम की ओर कदम बढ़ाया है। इसके तहत चीन की 25 समकालीन साहित्यिक रचनाओं का हिंदी में अनुवाद होगा। भारतीय साहित्य भी चीनी भाषा में पाठकों को उपलब्ध होगा। दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में भारत और चीन ने साहित्य के क्षेत्र में बड़ा फैसला किया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के साहित्य को हिंदी और चीनी भाषा में उपलब्ध कराने का फैसला किया। हमारी कौन कौन सी किताबें मैंडरिन में ट्रांसलेट होंगी। अगर मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ जो हम आज भी कोशिश करते हैं कि हमारी भी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे पढ़ें, वो अगर किसी दूसरे देश में एक साहित्य के तौर पर जा रही है, उनकी भाषा में वो लोग पढ़ पा रहे हैं, तो उन्हें एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। ये दो संस्कृतियों को करीब लाने का एक बहुत खूबसूरत प्रयास है। तो ये बहुत मतलब प्रोत्साहित किया जाने वाला, प्रोत्साहन दिए जाने वाला फैसला है। इस पहल के लिए भारत और चीन के बीच समझौता भी हो चुका है। चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग की भारत यात्रा के दौरान इस पर सहमति बनी थी। भारत की गवर्नमेंट जो है, इसने चाइना की गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके आधार पर हम लोग 25 किताबें जो क्लासिक्स एंड कॉन्टेम्प्रेरी, उसको हम हिंदी में अनुवाद करेंगे और कुछ हिंदी की किताबें हम चाइनीज़ में अनुवाद करेंगे। तो ये हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम है। विश्व पुस्तक मेले में इस बार चीन को अतिथि देश का दर्जा मिला है। मेला रविवार तक चलेगा। कन्फ्यूशस के दर्शन का रहस्य अब भारत में खुलेगा। वहीं भारतीय साहित्यकारों की अमर कृतियां सीमाओं को लांघने को तैयार हैं। वास्तव में ये भाषाओं के पुनर्जागरण का दौर है। कैमरामैन श्याम के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और बात इंडोनेशिया की, जहां पर पुलिस ने राजधानी जकार्ता में हमला करने वाले 5 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं 2 लोगों की भी जान चली गई, जबकि 17 लोग घायल हैं। इस हमले का शक इस्लामिक स्टेट पर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता गुरुवार को गोलियों और धमाकों से थर्रा उठी। भारी हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने जकार्ता के कई इलाकों को अपना निशाना बनाया। इनमें मशहूर थामरिन स्ट्रीट भी है। यहाँ कई शॉपिंग मॉल हैं। लोकप्रिय स्टारबक्स कैफे में भी धमाके हुए। इन इलाकों से कुछ दूरी पर कई दूतावास और राष्ट्रपति का आवास है। कई घंटों तक हमलावरों और पुलिस में मुठभेड़ होती रही। 5 teroris mati. Kita belum tahu ada sisa, tapi sekarang kita lakukan pengejaran di mana-mana, tapi kita belum bisa berspekulasi. हमला सुबह के वक्त हुआ। अधिकतर लोग काम पर जाने के लिए घरों से निकल चुके थे। राजधानी जकार्ता में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टैंकों के साथ पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है। हमले वाली जगहों की घेराबंदी करके जांच की जा रही है। Oleh aksi teror seperti ini, dan saya mengharap masyarakat tetap tenang karena semuanya terkendali. खुफिया विभाग ने ऐसे हमलों की चेतावनी भी दे रखी थी। उन्हें आशंका थी कि इस्लामिक स्टेट बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। साल 2009 के बाद इंडोनेशिया में ये सबसे बड़ा हमला है। 2002 में बाली द्वीप के एक रिजॉर्ट हमले में 200 से अधिक लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। किन्नरों को ओबीसी श्रेणी के तहत फायदे के लिए पिछड़ा वर्ग घोषित किया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए एक विधेयक तैयार किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किन्नर अधिकार विधेयक 2015 के मसौदे पर लोगों से 14 जनवरी तक सुझाव मांगे हैं। देशद्रोह के मामले में आरोपी हार्दिक पटेल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को हार्दिक के खिलाफ गुजराती में दायर आरोप पत्र को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर 27 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। वर्ल्ड बैंक ने भारत की आधार डिजिटल आईडी प्रणाली की तारीफ की है। विश्व बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 डिजिटल डिविडेंड्स रिपोर्ट में बैंक ने कहा है कि सरकार इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर सालाना करीब 650 करोड़ रुपए बचा सकती है। लोकपाल पद की दौड़ में सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जज और हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। इनके साथ साथ यूजीसी सदस्य, सूचना आयुक्त समेत इस पद के लिए कई आवेदन हुए हैं। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। सिक्किम ने ये दर्जा तकरीबन 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में टिकाऊ कृषि करके हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को गंगटोक में होने वाले टिकाऊ कृषि सम्मेलन में इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। दार्जिलिंग में गुरुवार को भूस्खलन की वजह से करीब 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। हादसे की वजह से सिक्किम को अन्य भागों से जोड़ने वाले NH10 बंद कर दिया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है।
अमेरिका में बच्चे की परवरिश में लापरवाही बरतने के आरोप में बाल कल्याण विभाग ने भारतीय दंपति को बच्चे का संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। दरअसल डॉक्टर के पास ले जाते समय बच्चा मां की गोद से गिर गया था, इससे उसके सर पर चोट लग गई। दंपति ने भारतीय दूतावास से मामले को सुलझाने की गुहार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या भारतवंशियों की है। 1990 के दशक में देश से बाहर रहने वालों की संख्या 67 लाख थी, जो 2015 में 1 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गई। भारत के बाद मैक्सिको और रूस का नंबर है। गुरुवार सुबह जापान के उत्तरी हिस्से में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र समुद्री तल के नीचे 51 किलोमीटर की गहराई में था, जो 40 सेकंड तक जारी रहा। किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस को सोशल मीडिया पर खतरे की खबरों के चलते खाली करा दिया गया। साथ ही ओपेरा हाउस के सभी कार्यक्रम दिन भर के लिए रद्द कर दिए गए। सिडनी ओपेरा हाउस देश में पर्यटकों के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है।